और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, अगर जिन लोगों को ठीक से सोते नहीं है या फिर बहुत देर में सोते हैं, आजकल जैसे बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, इंटरनेशनल कंपनी से डील करते हैं, तो 2 बजे रात में सो रहे हैं, 1 बजे रात में सो रहे हैं। तो ऐसे लोगों में वात इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि जब हम उनकी नाड़ी देखते हैं तो हमें सिर्फ छू के पता लग जाता है कि ये बंदा रात में देर में सोता है। या फिर आपको जो जो टाइम या ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है वो कम है। अगर आप रात में 11-12 बजे सोए, 12 बजे और सवेरे 4-5 बजे उठ गए, तो आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो उससे भी बात बढ़ जाएगा। फिर सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस से क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि आपको ऑफिस में कितनी बार होता है कि हम जो है, हमें अंदर से यूरिनेशन फील हो रहा है, लेकिन हम जो है उसको रोके बैठे हुए, हम कह रहे भाई ये काम हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम यूरिनेशन के लिए जाएंगे। तो सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस। या फिर कई बार होता है कि आप बाहर होते हो, आप किसी मॉल में गए हो, वहां पे टॉयलेट साफ नहीं है, आपको 2 घंटे तक जो है यूरिन रोक करके, स्टूल्स रोक करके रखना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी वात प्रकोपित होता है। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि इनमें से बहुत सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में करते हैं जिसकी वजह से शरीर में वात बढ़ता है। तो वात बढ़ेगा अगर, तो बॉडी में भी पेन हो सकता है, सिर में भी पेन हो सकता है। तो आजकल सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो हेडेक है वो है टेंशन टाइप हेडेक। दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, या फिर ये सब कारण है जो कि वात बढ़ने की वजह से होता है। तो 70% लोग जितने भी हेडेक के मरीज हैं, उनमें से 70% लोग जो है उनको टेंशन टाइप हेडेक होता है, जो जिसका कि कारण इनमें से एक है जो मैंने बताया अभी आपको। फिर दूसरे जो लोग आते हैं उनको माइग्रेन हेडेक होता है। तो जो टेंशन टाइप हेडेक है उसका मुख्य कारण वात बढ़ना है। माइग्रेन हेडेक का मुख्य कारण पित्त का बढ़ना है। और भी दोष है इम्बैलेंस, बट पित्त ज्यादा इम्बैलेंस है। अब पित्त इम्बैलेंस क्यों हो जाता है? पित्त इम्बैलेंस होता है एक्सेसिव हीट। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में हैं, बहुत ज्यादा वेदर बहुत हॉट है, या धूप में जा रहे हैं, बहुत समय तक धूप में हैं, या एकदम से गर्मी पड़ रही थी एकदम से सर्दी हो गई, वेदर चेंजेस हो गए, एकदम से ड्रास्टिक वेदर चेंजेस। एक्सेसिव आई स्ट्रेन। अब आजकल जबकि हम लॉकडाउन में हैं और लैपटॉप मोबाइल पे बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारा आई स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। तो एक्सेसिव आई स्ट्रेन से पित्त बढ़ता है, या मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, या फिर अंधेरे में अगर आप मोबाइल को देख रहे हो तो उससे भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है, या ब्राइटनेस ऑफ मोबाइल या लैपटॉप बहुत ज्यादा है तो उससे भी पित्त बढ़ता है। फिर डाइजेशन इम्बैलेंस। जिन लोग एसिडिटी के मरीज हैं, हम लोग नाड़ी जब देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये पेशेंट में पित्त बढ़ा हुआ है, तो हेडेक हो सकता है। तो पित्त बढ़ने से माइग्रेन हेडेक जो है, इट्स वेरी वेरी कॉमन, इट्स वन ऑफ द रीजंस। हॉट स्पाइसी फूड पीते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिनका कि पित्त बढ़ा है, वो एक तरफ एसिडिटी की दवाई खा रहे हैं, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये सब दवाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ हेडेक की दवाई खा रहे हैं, और तीसरी तरफ स्पाइसी फूड भी खा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर देयर हेडेक। सो पित्तवर्धक आहार जितना भी है, जैसे कि खट्टे फल, संतरा, मौसमी, स्पाइसी फूड जिसमें कि ब्लैक पेपर, जिंजर, ये जो है टैमरिंड, पिसी खटाई, तो ये सब चीजें जो लोग, या फिर अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा सॉस वगैरह यूज करना, चिली सॉस यूज करना,
तो ये सभी कारण बन जाता है आपका माइग्रेन हेडेक का। फिर एक्सेसिव पोल्यूशन, अगर आप जाते हो ऐसी जगह पे हो जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, या मैंने देखा है कुछ लोगों में जो बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, निर्जला व्रत, कुछ भी नहीं खाते पीते व्रत में, पित्त उनका बहुत कई बार बढ़ जाता है, कई दिन तक व्रत रखते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें पित्त की अधिकता है, उनको अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो उनको या तो दूध लेना चाहिए, साबूदाना की खिचड़ी बना के खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, बट कंप्लीट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि पित्त बहुत बढ़ जाता है। फिर वो व्रत तो रखते हैं लेकिन व्रत में पूरे टाइम परेशान रहते हैं, जैसे कि हेडेक होता रहता है। फिर अगर आईसाइट आपकी कमजोर हो गई, स्टडिंग इन लो लाइट, बहुत कम लाइट में जो है आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सभी कारण है पित्त के बढ़ने के, और ये सभी कारण है माइग्रेन हेडेक के। फिर तीसरा जो बहुत कॉमन, अब इसमें एक चीज और बताना जरूरी है कि टेंशन हेडेक के सिम्टम्स कैसे होते हैं। ये शार्प फ्लक्चुएटिंग बहुत तेज हेडेक होता है, बढ़ता घटता रहता है, और एक ऐसा लगता है कि हमारे सर के चारों तरफ एक बैंड बांध दिया गया है, इस तरह का महसूस होता है टेंशन टाइप हेडेक में। फिर माइग्रेन हेडेक की क्या सिम्टम्स है कि शार्प पेन होता है और एसोसिएटेड होता है इसमें विजुअल सेंसेशंस हो सकते हैं, लाइट सेंसिटिविटी, मतलब बिल्कुल अंधेरे में आदमी लेटना चाहता है, कुछ भी रोशनी पसंद नहीं आती है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, उल्टी आ सकती है, और कुछ भी ज्यादा साउंड नहीं अच्छी लगती है, बिल्कुल जरा सा भी शोर अच्छा नहीं लगता है। तो ये बेसिकली माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स है। फिर तीसरा जो बहुत कॉमन हेडेक है वो है साइनस हेडेक। जो लोग साइनसाइटिस के मरीज हैं तो उन लोगों में ये हेडेक होता है। इसमें जो है सर में भारीपन बहुत महसूस होता है, भारीपन लगता है, पूरा कंजेशन, नाक बंद, सांस नाक से नहीं आ रही है, छींके आ रही हैं, ये सब उसके साथ एसोसिएटेड रहता है, ब्लॉक्ड नोज रहती है, और सर में जो है एक भारीपन हमेशा महसूस होता रहता है। तो ये साइनस हेडेक है। ये इसमें मुख्य दोष जो होता है वो कफ की वजह से होता है। अब कफ बढ़ने के क्या कारण है? कफ बढ़ने के कारण है जैसे कि कोल्ड वेदर, अगर बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ एसी, अगर आप बहुत ठंडे, बहुत लो टेम्परेचर में हो, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं रात में बहुत, आप 20-21 डिग्री टेम्परेचर पे आप सो रहे हो रात भर, तो अंदर सारा कंजेशन हो जाता है, म्यूकस सब जब जाता है। या फिर आप बहुत हेवी फूड आइटम्स खा रहे हो, बहुत सारा मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसे लोगों में इंडाइजेशन का भी कंप्लेंट होता है साथ में। तो ये सब साइनस हेडेक के सिम्टम्स है। फिर चौथा हेडेक जो बताया गया आयुर्वेद में वो सन्निपातज है, मतलब वात पित्त कफ तीनों का ही इम्बैलेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और जिसकी वजह से तीनों के ही सिम्टम उसमें, हेडेक, सर में दर्द भी बहुत होगा, बर्निंग सेंसेशन भी होगा, भारीपन भी होगा। फिर पांचवा तरीके का जो बताया गया वो है रक्तज। ये हम कह सकते हैं कि जब पित्त बढ़ जाता है तो वो रक्त को भी दूषित करता है, आयुर्वेद में बताया गया। और ऐसा हम देखते हैं जबकि हाइपरटेंसिव हेडेक होता है, अगर किसी पेशेंट को बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको जो है, कल ही मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था और ही सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, बहुत सालों से, करीब 10-15 साल से उनको ब्लड प्रेशर है, बहुत ही कम एज में शुरू हो गया, और उनको जो है जब जो है ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो फिर ये हेडेक होता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है। तो ब्लड प्रेशर का एक कारण जो है वो ब्लड प्रेशर का, मतलब हेडेक का एक कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी है। तो आयुर्वेद में बताया गया रक्तज हेडेक के नाम से, जो है रक्तज के नाम से इसको बताया गया। फिर एक टाइप बताया गया हेडेक का, वो है शिराशूल का एक टाइप बताया गया, क्षयज।
क्षयज हेडेक जो है, इसको आजकल जो है सीवीए के केसेस बहुत देखते हैं हम लोग, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसकी वजह से जो है उसकी वजह से उसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कोई ब्लड वेसल जो है वो फट गई, और ब्लड वेसल्स के फटने की वजह से, ब्लड वेसल के फटने की वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई, एंड जिसकी वजह से जो है आपको हेडेक हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। और ये केसेस भी बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हेडेक होता है लोगों को, और मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ देते हैं लोग, या फिर छूट जाती है, भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम से शूट कर जाता है, और इसकी वजह से जो है उनकी ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं जो है बर्स्ट हो जाती है, और जो है ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर। तो जो क्षयज शिराशूल बताया गया, वो जो है वो उसके सिम्टम्स इसी तरीके के हैं। फिर क्रमिज, एक जो हेडेक बताया गया शिराशूल, वो क्रमिज बताया गया उसका एक रूप। तो आजकल हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस की वजह से जो हेडेक है, जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये सब इन्फेक्शंस की वजह से है। तो ये जो है क्रमिज हेडेक में जो है इसको हम मान सकते हैं। फिर सूर्यावर्त जो है, जब सूर्यावर्त ऐसा हेडेक है जिसमें कि जैसे जैसे सन जो है आपका सनराइज होता है और गर्मी बढ़ती जाती है, वैसे आपका हेडेक बढ़ता चला जाता है, और जब धूप कम हो जाती है तो फिर हेडेक कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको सूर्यावर्त बताया गया। अनंतवात, अनंतवात ये एक टाइप है हेडेक का जिसमें कि एसोसिएटेड डिसऑर्डर, जैसे स्पॉन्डिलोसिस, कई लोगों को स्पाइन में दर्द होता है, इसकी वजह से हेडेक हो जाता है। तो बेसिकली जो है इसको अनंतवात आयुर्वेद में जो बताए गए सिम्टम्स वो बिल्कुल स्पॉन्डिलोसिस की तरीके के हैं। फिर अर्धा विभेदक, जिसको आधा सीसी का दर्द कहते हैं, इसमें वात और कफ दोष का इम्बैलेंस होता है, तो जिसमें हाफ हेड में पेन ज्यादा होता है। फिर लास्ट जो 11वां टाइप का बताया गया, आयुर्वेद में 11 तरीके के शिरोशूल बताए गए माधव निदान में, और शंखक जो कि कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से होता है, जैसे कि ट्यूमर्स या फिर जो है आपके ब्रेन एब्सेस हो गया, इसकी वजह से जो है हेडेक हुआ, ये भी त्रिदोषिश होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हेडेक जो होगा वो ये तीनों दोषों के इम्बैलेंस की वजह से ही होगा। तो हमने ये देखा कि वात किस वजह से इम्बैलेंस होता है, पित्त किस वजह से इम्बैलेंस होता है, कफ की वजह से किस वजह से इम्बैलेंस होता है। अब मॉडर्न में इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया वो ये बताया गया कि प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जो है, मैं कह सकता, प्राइमरी हेडेक वो हेडेक है जिसमें कि ब्रेन इफेक्टेड होता है, ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, ब्रेन में जो केमिकल्स है या नर्व्स है, सिर्फ वही अफेक्टेड है, बट और कोई पैथोलॉजी नहीं है। बट जो सेकेंडरी हेडेक होता है उस वो प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। तो ये जो है इससे पैथोलॉजी का ये और है जिसकी वजह से हेडेक एक सिम्टम के रूप में हो रहा है। तो अब अगर बात की जाए कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, तो पहले हम देखते हैं वात। जो वात टेंशन हेडेक है वो मुख्यतः वात की वजह से है। वात को कैसे इंप्रूव किया जाए? वात अगर आपको जो है स्ट्रेस की वजह से या वात की वजह से ज्यादा हेडेक है, तो जो मैंने टेंशन हेडेक के सिम्टम्स बताए, तो उसमें जो है आपको पहली चीज तो स्वीट सावर सॉल्टी फूड, खाने में मधुर रस का प्रयोग बढ़ाइए। जैसे कि दूध में थोड़ा घी डाल करके आप, मीठा दूध में थोड़ा घी डाल करके आप पी सकते हो। और कटु तिक्त कसाय रस, कटु तिक्त कसाय जो होता है वो वात वर्धक होता है। तो ज्यादा स्पाइसी फूड मत खाइए, बहुत ज्यादा अनकुक्ड फूड मत खाइए, कि बहुत सारे सिर्फ जो है वेजिटेबल्स पे ही, बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे जो है खाना खा रहे हैं, कुछ भी नहीं तो और गैस बढ़ जाता है और वात बढ़ जाता है।
फिर जो है राजमा, चना, छोला, मटर, ये सब चीजों का प्रयोग थोड़ा कम करिए। कोल्ड फूड, आइसक्रीम, शेक्स, ये सब चीजें जो है आप जो है इसको कम करना चाहिए, ये सब वातवर्धक है। फिर माइग्रेन हेडेक्स जो है, इसमें क्या क्या आपको जो है वो करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इसमें स्वीट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट फूड, मतलब मधुर और बिटर मतलब कड़वा और कषाय रस का प्रयोग ज्यादा करिए। और चिलीज जो कि जो है ज्यादा स्पाइसी फूड है, जिंजर, ब्लैक पेपर, टैमरिंड मतलब पिसी खटाई, ये सब चीजों का जो है, ये सब चीजों का प्रयोग आपको कम करना है। फास्टिंग को कम करना है, इरेगुलर फूड हैबिट्स को कम करना है, पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है। और जो है एकदम से ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग एकदम से इसको चाय या कॉफी छोड़ देते हैं, मतलब कैफीन विड्रॉल, आप चाय कॉफी अगर आप रेगुलर पी रहे हो और एकदम से जो है आप उसको छोड़ देते हो, तो उसकी वजह से भी जो है आपको हेडेक हो सकता है। फिर जब हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे पेन किलर्स ले रहे हैं, आइबुप्रोफेन ले रहे हैं और एकदम से बंद कर दिया, तो विड्रॉल ऑफ मेडिसिन की वजह से भी माइग्रेन हेडेक्स हो सकते हैं। फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, अगर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी माइग्रेन हेडेक हो सकता है। तो अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो उस केस में जो है हरी सब्जियां हैं, नट्स है जैसे बादाम वगैरह है, सीड्स है, मटर वगैरह है, ये सब जो है आप खा सकते हो। साइनस हेडेक है, इसमें क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो इसमें जो है मधुर, अम्ल, लवण मतलब स्वीट, सावर, सॉल्टी, ये खाना कम करना चाहिए। तो इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स है, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, केला, चावल, ये सारी चीजों को आपको कम करना चाहिए। दिन के टाइम सोना कम करना चाहिए, अगर आप जो है देर रात तक जाग रहे हो, दिन में सो रहे हो, दोपहर में सो रहे हो, ये सब कफ बढ़ने के लिए कारण है, ये सब कफ को आपकी बढ़ाएंगे। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ये सब आपका कफ को बढ़ाएंगे, जितना कफ बढ़ेगा उतना ही कंजेशन ज्यादा होगा और आपको साइनस हेडेक हो सकता है। तो जब जो है साइनस हेडेक है तो उसमें जो है वार्म फूड लीजिए और थोड़ा मसाला डालिए, उसमें थोड़ा मसाले का प्रयोग करिए, जो है दाल, सूप, वगैरह आप ले सकते हो ऐसे में। और फिर एक कारण होता है हेडेक का, इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस। ये भी हेडेक का कारण देखा गया है कि अगर आप विरुद्ध आहार ले रहे हो, विरुद्ध आहार जैसे कि जो है आप जैसे आपने चाहे गेहूं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। तो आपने रोटी खाई, चावल खाया और उसके तुरंत बाद खरबूजा खा रहे हो, तरबूज खा रहे हो, तो वो एक इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन है। फिर जैसे दूध के साथ में खट्टे फल डाल के खा रहे हो, जो है उसके अलावा शहद और घी इक्वल अमाउंट में खा रहे हो, तो वो भी इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, हमने तो कुछ ऐसा कुछ नहीं खाया। तो अगर आप विरुद्ध आहार खा रहे हो तो वो भी आपके हेडेक का एक कारण होगा। तो वो हमें देखना चाहिए कि जो है हम विरुद्ध आहार ना खाएं। फिर लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करेंगे? लाइफ स्टाइल में टेंशन हेडेक के लिए जो है आपको अपने माइंड को जितना रिलैक्स कर सकते हैं, आप रिलैक्स कैसे करेंगे? रिलैक्स करने के लिए प्राणायाम है, ध्यान है, फिर अच्छी नींद, अगर जो है आपका सही समय पे सोगे, अच्छी क्वालिटी की नींद लोगे, 6 to 8 आवर्स की आप नींद लोगे, तो आपको टेंशन हेडेक से राहत मिलेगी। फिर अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, तो वात बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, और वात को घटाने का सबसे आसान तरीका है कि अपने हेड और फुट मसाज करें। आप किससे कर सकते हैं? बादाम तेल से कर सकते हो। फिर प्रॉपर बावल हैबिट्स, आपको जो है एक मोशंस के लिए एक प्रॉपर टाइम निश्चित करने की जरूरत है। अगर प्रॉपर टाइम नहीं होगा तो भी जो है वात बढ़ेगा और उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कार्यक्रम जैसे टीवी वगैरह में ऐसे प्रोग्राम देखना जिससे कि बहुत स्ट्रेस पड़ जाता है, वो सब भी आपको दूर करने की जरूरत, वो भी कम करने की जरूरत।
फिर माइग्रेन के लिए क्या-क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए? तो उसके लिए धूप में जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आपको जाना ही है तो सर के ऊपर एक कपड़ा बाँध करके जाएँ, पानी अच्छे से पी करके जाएँ, जो है क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक हो जाता है। फिर जो है बहुत गर्म स्थान कोशिश करें कि जो रूम जिसमें आप बैठ रहे हो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो। फिर क्या-क्या आसन कर सकते हैं जिससे कि हेडेक से बच सकते हैं? तो जैसे कि जो है आपका डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, चाइल्ड पोज है, शिशु आसन, ब्रिज पोज है, ये सब आसन जो होता है जिससे कि हेड में आपका सर्कुलेशन को इम्प्रूव होता है। तो ये सभी हेडेक में आपका जो है आपको मदद करेगा। फिर रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप प्रॉपर योगा आसन कर रहे हो, रेगुलर योगासन कर रहे हो और प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान ये सब कर रहे हो, तो इससे जो है एंडोर्फिन समय जो है ब्रेन में जो है रिलीज होते हैं, जो कि हमारे पेन को कम करते हैं और हमारे मूड एलिवेटर्स होते हैं, तो मूड को भी एलिवेट करते हैं। फिर जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस हेडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, भस्त्रिका, जल नीति कम से कम 2 बार करें आप सवेरे शाम। इस सबसे क्या होगा, कफ निकलेगा। कफ निकलेगा तो साइनस हेडेक आपका कम होगा। फिर ऑयल एप्लीकेशन इन नॉस्ट्रल्स, अगर आप जो तिल का तेल लेकर के अपने नॉस्ट्रल्स में लगाते हो, उससे भी आपको लाभ होगा। उससे जो है नेजल एलर्जी कम होगा और साइनोसाइटिस कम होगा। फिर जो है क्या कहते हैं, होम रेमेडीज क्या-क्या यूज़ करी जा सकती है, घर में क्या-क्या आप कर सकते हो। जब भी हेडेक है, अगर आपको माइग्रेन हेडेक ज़्यादा है जिसमें कि पित्त बहुत बढ़ जाता है, तो एक जो है ये चंदन चंदन का जो है अपना लेप बना लीजिए, पानी से जो है लेप बना उसमें डाल करके थोड़ा लेप बना लीजिए, सर के ऊपर लगाइए, उससे आपको लाभ होगा। फिर जो है जिन लोगों को कफ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिंजर जो है क्या कहते हैं, अदरक को जो है थोड़ा फ्रेश जिंजर को आप जो है पानी में डालो, थोड़ा-सा गरम करो उसको और उसमें शहद डाल करके उसको पियो, तो उससे जो है आपको साइनस के हेडेक में उससे आराम मिलेगा। फिर जैसे मैंने बताया कि नॉस्ट्रिल्स में तेल डालना, सर पे हेड की मसाज करना, बादाम तेल से मसाज करना, इन सब से टेंशन हेडेक में बहुत मदद मिलता है। उसके बाद हम आते हैं क्या-क्या मेडिसिन्स आयुर्वेद में यूज़ कर सकते हैं। तो टेंशन हेडेक्स में जो है हम लोग की शिशी तत्वा की आती है, ब्राह्मी है, अश्वगंधादी है, नारायण कल्प है। ये सब ऐसे हर्ब्स हैं जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, एंग्जायटी को कम करते हैं, पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। तो इससे स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, एंग्जायटी कम होती है और हेडेक भी डेफिनिटली कम होता है। और जो है मैंने फिर पहले ही बताया कि हेड को आप मसाज कर सकते हो ब्राह्मी भृंगराज तेल से या बादाम तेल से। फिर पंचकर्मा थेरेपी में जो है शिरोधारा, दैट इज अ वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर हेडेक्स। तो जिन लोगों को टेंशन हेडेक्स है या माइग्रेन हेडेक्स है, उन दोनों में ही जो है शिरोधारा बहुत रिलैक्स करता है, क्योंकि वात और पित्त दोनों को ही शिरोधारा मदद करता है, पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और इससे स्लीप क्वालिटी। फिर मर्म से भी जो है हेडेक्स में बहुत फायदा होता है। शिरोलेप, शिरोवस्ती, शिरोअभ्यंग, ये सभी ट्रीटमेंट से हेडेक में बहुत मदद मिलती है। फिर माइग्रेन हेडेक्स की बात करें तो क्या-क्या दवाई इसमें, तो पित्त को कम करने वाली दवाइयाँ जैसे आंवला है, अम्ल पित्तारी है, ब्राह्मी है, शिराशूलारी वटी है अपनी शीशी तत्वा की, धात्री लो है। ये सभी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि पित्त को कम करती है, वात को भी कम करती है, पित्त को भी कम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जिन लोगों को सालों से हेडेक है, उनको 15 दिन में, 20 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उनको। फिर साइनस हेडेक की बात करी जाए तो इसमें कफ को कम करने वाली मेडिसिन जैसे कि तुलसी, एलर्जीज को कम करने वाली मेडिसिन जैसे कि तुलसी की टैबलेट है, तुलसी का अर्क है, च्यवनप्राश है, व्याघ्रादी वटी है, तो ये सभी, फिर शिराशूलारी वटी है, तो ये सभी प्रतिशाय हरवटी है, ये सभी मेडिसिन ऐसी है जो कि आपके कफ को कम करेंगी। तो इसको, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो हेडेक की सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग हेडेक को सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और उनको कई बार हेडेक जो है दूसरी बीमारी का, जैसे हमने देखा सेकेंडरी हेडेक्स, तो सेकेंडरी हेडेक्स जो है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना जरूरी होता है कि हेडेक का कारण क्या है और तभी उसका इलाज जो है हो पाएगा।
तो हेडेक का जो है सही तरीके से इलाज हो, इसके लिए जरूरी है कि आप जो है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो है संपर्क करें। हम सभी लोग आजकल लॉकडाउन में कॉल्स पे अवेलेबल हैं, आप हमें कॉल करके कंसल्टेशन कर सकते हो। तो उसके लिए मैं नंबर आपको जो है शेयर करूंगा, कि नंबर आपको जो है बताऊंगा कि जो है 8123591182। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 8123591182। ये एक जो है नंबर है जिसपे कि आप हमसे संपर्क कर सकते हो और जो है हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सही से डायग्नोसिस हो और आपको हेडेक से मुक्ति मिल सके। और एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, एक और हेडेक होता है मेडिसिन इंड्यूस्ड हेडेक। तो जो लोग हेडेक की जो है जो पेन किलर्स खाते रहते हैं, बहुत ज्यादा रेगुलर यूज पे जो है पेन किलर्स करते हैं, तो उन लोगों को जो है मेडिसिन इंड्यूस हेडेक हो जाता है, बिकॉज दे टेक दीज पेन किलर्स रेगुलरली, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है और मेडिसिन इंड्यूस हेडेक हो जाता है। तो आयुर्वेद के द्वारा पहली चीज जरूरी ये है कि हेडेक का कारण क्या है और कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है, जिसका का कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाए और उससे आपको मुक्ति मिल सके। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडेक, जिसको सिरदर्द हिंदी में कहते हैं और आयुर्वेद में कहते हैं शिराशूल। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, एक बीमारी भी है और एक सिम्टम भी है। और ये जो है क्या कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसपे अगर हम देखें अपने ऑफिस में, तो बहुत जो लोग हेडेक की वजह से जो है उनको छुट्टी लेना पड़ता है और उनकी जो है लीव बहुत सारी इस पे चली जाती है। हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं और पूरे जीवन वो इस प्रॉब्लम से दुखी रहते हैं और उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि हेडेक या शिराशूल क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे हम जो है बच सकते हैं, पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हम आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। आयुर्वेद कहता है कि हम सभी लोग इस पृथ्वी पे पंच महाभूत से निर्मित हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत से जो है हम सभी लोगों का शरीर बना हुआ है। और हम सभी लोगों का शरीर इन पंच महाभूत से 3 दोषों में इनको डिवाइड किया जाता है। वात, जो कि वायु और आकाश तत्व से बनता है। पित्त, अग्नि और जल से बनता है। कफ, पृथ्वी और जल से बनता है। इनको दोष क्यों कहते हैं? इनको दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है दूषयन्ति इति दोषा, मतलब इनकी टेंडेंसी है दूषित होने की। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप एक रात नहीं सोते हो तो दूसरे दिन आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है या बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है। तो बाहर से कोई इंबैलेंस नहीं आया, बट क्योंकि हम रात में नहीं सोए इसलिए हमारे शरीर के अंदर वात की वृद्धि हो गई और इस वजह से हमें सिर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। फिर अगर हम बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं या खाने में बहुत इरेगुलरिटी होती है तो हमारे शरीर के अंदर पित्त की वृद्धि होना शुरू हो जाती है और पित्त की वृद्धि से भी हेडेक होता है और इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि हाइपर एसिडिटी, ग्रेइंग ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर,
उसी तरह से फिर तीसरा दोष है कफ। जब हम बहुत ज्यादा हैवी फूड आइटम्स खाते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि वात पित्त कफ के इम्बैलेंस होने के और क्या क्या कारण हैं। तो कफ जो होता है वो बेसिकली जब हम बहुत हैवी खाना खाते हैं, बहुत मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, इस तरह की चीजें खाते हैं, तो हमारे शरीर में कफ का इम्बैलेंस हो जाता है और शरीर का वेट बढ़ने लग जाता है, बॉडी वेट बढ़ने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो तीनों ही दोषों को अगर हमें ठीक रखना है तो हमें कुछ नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस जीवन को कुछ नियमों के अनुसार जीना पड़ेगा। ये नियम ही आयुर्वेद है। सिर्फ आयुर्वेद का मतलब कोई दवाई नहीं है। सिर्फ आयुर्वेद में आहार, विहार और औषध मतलब डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन, ये तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब वात पित्त कफ के नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं? वात हमारे शरीर के अंदर सारे ही मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ये भी वात की वजह से बोल रहा हूं। प्राण जो है और श्वास प्रश्वास की क्रिया मतलब ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, ये भी वात के कारण ही है। तो बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, चाहे वो इंटेस्टिनल मूवमेंट्स हो, चाहे वो बावल्स का मूवमेंट हो, चाहे वो मेंटल थॉट्स हो, ये सभी मूवमेंट्स जो होते हैं वो वात की वजह से होते हैं। और जब तक हमारे बॉडी के अंदर वात नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तब तक जो है हमारे सभी प्रकार के मूवमेंट्स ठीक रहेंगे। पित्त जो होता है वो हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चय अपचय मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर स्किन कलर, स्किन टेक्सचर, आई साइट, इंटेलिजेंस, ये सब पित्त से गवर्न होता है। कफ जो है हमारे शरीर में लुब्रिकेशन का काम करता है। जितने भी लुब्रिकेंट्स है हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से जॉइंट मूवमेंट हो पाते हैं, हार्ट में जैसे पेरिकार्डियल फ्लूइड है, तो जितने भी लुब्रिकेंट्स है, फिर सलाइवा, ये भी एक कफ का ही स्वरूप है। तो जब तक ये बैलेंस स्टेट में रहेंगे तब तक हम निरोगी रहेंगे, हमें कोई रोग नहीं हो सकता। इवन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स भी नहीं हो सकते, इन्फेक्शंस भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक ये बैलेंस रहेंगे तब तक हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो जब इनमें इम्बैलेंस होता है तभी हमें रोग होता है। आयुर्वेद में बताया गया कि शूल या पेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोष है वो है वात दोष। यानी कि हमें कोई भी हेडेक, शिराशूल इसको कहा गया संस्कृत में और आयुर्वेद में, तो शूल हमें तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारा वात ना बढ़ जाए। तो वात अन्य को अगर हमने ठीक कर लिया तो शिराशूल से हम मुक्ति पा सकते हैं। अब वात के बढ़ने के कारण क्या क्या है? वात के बढ़ने से अगर हम अपनी शक्ति से अधिक मानसिक या शारीरिक, अगर हम कई बार हम देखते हैं कि भाई जिम गए और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो बॉडी पेन्स हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपने मानसिक शक्ति से कहीं अधिक काम करते हैं तो भी वात की अधिकता हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, हमारे पास बहुत सारा काम होता है, समय कम पड़ जाता है। मल्टीटास्किंग करते हैं, एक तरफ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक तरफ फोन पे जो है आंसर कर रहे हैं। तो अगर हमें मेंटल स्ट्रेन या फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है तो वात बढ़ेगा। फिर इरेगुलर फूड हैबिट्स है, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी किसी समय खाया कभी किसी समय नहीं खाया, तो उसकी वजह से वात बढ़ जाता है। इरेगुलर बावल हैबिट्स है, अगर मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं खासतौर से यंगस्टर्स, तो उनसे पूछिए आप सवेरे, या बच्चे बेसिकली,
कि आप सवेरे मोशंस के लिए जाते हो, बोलेंगे जब आती है तब चले जाते हैं। तो दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर पासिंग द स्टूल्स। तो अगर आपकी खाने का समय निश्चित नहीं है, लैट्रिन जाने का समय निश्चित नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है,